प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अध्ययन किया था कि शक्ति पृथक्करण और शक्ति विभाजन के साथ साथ संविधान में उल्लेखित अमेरिका की जो विशेषताएं थी, संघ शासन और संघ व्यवस्था, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम ये अध्ययन करेंगे कि अमेरिकन कांग्रेस के दो सदन होते हैं। दो सदनों में एक सदन है सीनेट और एक है प्रतिनिधि सभा। सीनेट जो है ये उच्च सदन कहलाती है। जिस तरह से भारत में राज्यसभा है, इसी तरह से अमेरिका में उच्च सदन के रूप में सीनेट की व्यवस्था की गई है। सीनेट में क्या है? सीनेट के सभापति, प्रथम बिंदु है, सीनेट के अंतर्गत निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि मुख्य रूप से हर राज्य से, प्रत्येक स्टेट से समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन किया गया है। समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का अर्थ है कि चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, राज्य की समान रूप से एक इकाई मानकर और उस राज्य के निश्चित प्रतिनिधित्व का चयन किया गया है। प्रारंभ में अमेरिकन व्यवस्था के अंतर्गत 13 राज्य थे और उन 13 राज्यों के अंतर्गत एक राज्य से 2 व्यक्ति, अर्थात 13 राज्य थे, 13 राज्यों में 1 से 2 तो 26 व्यक्ति है वो प्रतिनिधित्व के रूप में चयनित होते थे। लेकिन वर्तमान समय में राज्यों की संख्या है वो 50 है। तो अमेरिका में अभी जो वर्तमान समय में सीनेट में सदस्यों की संख्या है वो 100 है। अर्थात चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनकी एक इकाई के रूप में 2 व्यक्ति, अर्थात प्रत्येक इकाई में 2 व्यक्ति के रूप में चयनित होकर 100 व्यक्ति इसमें प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं। अब इन निर्वाचन के संबंध में क्या नियम है और निर्वाचित होने वाले व्यक्ति किस तरह से सीनेट में पहुंचते हैं? प्रारंभ में जब राज्यों का किया जाता था, राज्यों का निर्वाचन जब किया जाता था तो राज्यों के विधानमंडल के माध्यम से निर्वाचन संपन्न किया जाता था। 1911-12 के आसपास ये स्थिति थी कि सामान्यतः प्रारंभ में तो चलता रहा, लेकिन 11-12 के आसपास इन्होंने व्यक्तियों के सीनेट में जो जाने वाले प्रतिनिधि हैं उनके चयन के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद उत्पन्न होने से बहुत सारे राज्यों से एक ही प्रतिनिधि जा पाया। कुछ राज्य ऐसे थे जिनसे प्रतिनिधित्व का चयन ही नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में इस विवाद को खत्म करने के रूप में 1917 के बाद हम देखते हैं कि राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सीधा 17वां जो संशोधन होता है और 17वें संशोधन 1912 में 17वें संशोधन के माध्यम से अमेरिकन सीनेट में व्यवस्था की गई कि इसमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि हैं वो किससे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होने के कारण सीनेट में जाने वाले सदस्य हैं वो अपने आप में प्रतिनिधि सभा के समान भी हो गए तथा पावरफुल भी, शक्तिशाली भी हुए, क्योंकि एक राज्य से 2 ही व्यक्ति निर्वाचित हो रहे हैं और वो भी डायरेक्ट जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। तो जो चुनाव से संबंधित सीनेट में प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि के रूप में जाते थे, उनके मध्य जो विवाद होता था, विवाद का विषय कि कौन जाएगा, इससे संबंधित विधानमंडल में होने वाले बार्गेनिंग और भ्रष्टाचार की जो बातें थी उसका छुटकारा मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सीनेट में चुने जाने वाले प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर वर्तमान समय में जाते हैं। उनकी संख्या कितनी होगी? प्रत्येक राज्य से, चाहे राज्य छोटा हो चाहे राज्य बड़ा हो, इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो समान प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 है। अब इनकी योग्यताएं क्या होंगी? राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की योग्यता के रूप में हम देखेंगे कि वह व्यक्ति जो उस राज्य का नागरिक हो। किस राज्य का? जिस राज्य से सीनेट का सदस्य होता है उसी राज्य का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना? दूसरी बात, उसकी आयु है 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो। सीनेट में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की, प्रतिनिधि की आयु है वो 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष हो। और जो तीसरा जो इसका है योग्यता के रूप में हम ये कहें कि उस राज्य का निर्वाचित होने वाला होना चाहिए, 30 वर्ष से होना चाहिए, किसी तरह का उसके ऊपर अपराध की किसी भी तरह का साबित कदाचार या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना चाहिए। ये तीसरी बात है। चौथी जो बात है वह उस राज्य में रहते हुए मूलतः कम से कम 9 वर्ष, अर्थात कोई व्यक्ति सीनेट में निर्वाचित होना चाहता है, प्रतिनिधि बनना चाहता है, तो उसका मूलतः
उस राज्य में कितने वर्ष तक, 9 वर्ष तक उसमें मूल निवास रूप से या स्थायी रूप से उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, रहता हुए होना चाहिए, निवास करते हुए हो। तो ये एक योग्यता है। सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए उसकी आयु 30 वर्ष चाहिए। उसी राज्य से, जिस राज्य से सीनेट का प्रतिनिधि चुना जाना चाहता है, उसका मूल निवासी हो, अर्थात या वो 9 वर्ष तक उसमें स्थायी रूप से रह रहा हो, उसकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ये इसकी योग्यताएं हैं। अब इसका है कि इसमें पदाधिकारी कैसे चयनित होंगे। सीनेट का जो हम ये कहें कि अध्यक्ष के रूप में सभापति जिसे कहें, वो पदेन क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। पदेन रूप से सीनेट का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति है वो सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो सीनेट का सदस्य नहीं होता है। सीनेट का सदस्य नहीं होने के कारण, सीनेट का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होने के कारण किसी भी तरह की, ये कहें हम कि बार्गेनिंग, या ये कहें हम कि अपने लिपापोती या किसी भी बहकावे या किसी का पक्ष की बात नहीं आती है। इसके अंतर्गत वो क्या रहते हैं, निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकते हैं। अतः सीनेट के सभापति के रूप में सीनेट का सदस्य नहीं होने के कारण उपराष्ट्रपति है वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है, किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों के प्रति लगाव पैदा नहीं होता है। बाकी उपसभापति का चयन किया जाता है। एक इसमें सामयिक, समसामयिक, अर्थात समय और परिस्थितियों के अनुसार उस व्यवस्था को चलाने के लिए एक अध्यक्ष का नियुक्ति की जाती है और बहुमत के माध्यम से की जाती है। सीनेट के सदस्यों को बहुमत के द्वारा समय या काल व परिस्थिति के अनुसार अपने एक अध्यक्ष का निर्वाचन कर लिया जाता है। उस अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, उपसभापति और सभापति की अनुपस्थिति में समसामयिक जो अध्यक्ष होते हैं वो कार्रवाई करते हैं। तो ये इनके उसमें अंतर्गत होने वाले पदाधिकारी हो गए। सीनेट के सभापति है, उपसभापति है, तथा साथ ही समय और काल परिस्थिति के अनुसार बहुमत के आधार पर चयन किए जाने वाले अध्यक्ष। तीसरी बात है इनका होने वाला अधिवेशन। अधिवेशन है वो कब शुरू होता है। देखिए, चाहे सीनेट हो चाहे प्रतिनिधि सभा हो, इसका 3 जनवरी निश्चित है। अमेरिका में कोई भी चाहे प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन हो चाहे सीनेट का अधिवेशन हो, वो 3 जनवरी को प्रारंभ होता है। 3 जनवरी को प्रारंभ होने के बाद यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी तरह का स्थगन प्रस्ताव या उसको रोका नहीं गया है तो आमतौर पर 7 जुलाई तक, यानी जुलाई माह तक, 3 जनवरी से प्रारंभ होता है और जुलाई माह तक पूरा का पूरा ये सेशन चलता है। यदि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा किसी तरह का स्थगन या प्रस्ताव अन्य पारित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में यह अधिवेशन संचालित रहता है। ठीक है, अवधि क्या होगी, सीनेट के सदस्यों की अवधि, अवधि का अर्थ क्या है कि सीनेट में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति कितने वर्ष तक, कितने समय तक रहेंगे। तो सीनेट में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति 6 वर्ष तक कार्य करेंगे। अब इसमें क्या है, क्या सीनेट है वो अस्थायी सदन है या स्थायी है। सीनेट एक स्थायी सदन है। कैसे, हर 1/3 इसमें से सदस्य 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य हैं वो क्या हो सकते हैं, उनको वो चुनाव होते हैं तो वो उनसे पद पर नहीं रहते हैं। तो हर 2 वर्ष के बाद ऐसे चलता रहता है और स्थायी रूप से सीनेट के सदस्य हैं वो स्थायी रूप से कार्य करते रहते हैं। गणपूर्ति क्या होगी, गणपूर्ति से क्या तात्पर्य सीनेट में कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए मिनिमम जो सदस्यों की आवश्यकता है वो उसकी गणपूर्ति करती है। अर्थात किसी भी विधेयक, किसी भी प्रस्ताव, उसको बहस करने के लिए, उसमें वाद विवाद करने हेतु, उसको नियम कानून पारित करने हेतु मिनिमम कम से कम सदस्यों की संख्या है वह है बहुमत। अर्थात उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत की स्थिति होती है। बहुमत का मतलब जो 100 सदस्य हैं तो 100 में से 50 + 51, अर्थात उपस्थित का नहीं है इसमें, बहुमत। बहुमत किसका, टोटल का बहुमत, अर्थात 50 से प्लस हो तो ये बहुमत की स्थिति होती है, वही गणपूर्ति को चालू करती है। ये एक सीनेट की सामान्य प्रक्रिया है, सीनेट को निर्वाचित होने की एक सामान्य प्रक्रिया है, सीनेट को कार्य करने की एक प्रक्रिया है। अब सीनेट का सामान्यतः ये इसका सारांश है, लेकिन ये तो इसके अलावा सीनेट के अंतर्गत उठने वाली समस्याएं क्या हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है सीनेट के अंतर्गत
जो आने वाला विषय है, जिसको हम कहें वर्तमान समय की भी प्रासंगिक है, वह है फिलीबस्टर। फिलीबस्टर क्या है? फिलीबस्टर 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 के अंतर्गत क्या होता है? फिलीबस्टर अमेरिका में, इसका अर्थ यह है, सीनेट में, सारांश इसका सामान्य शब्दों में समझें, सीनेट के अंतर्गत किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए जब वाद विवाद किया जाता है तो सीनेट के सदस्यों के द्वारा अनावश्यक रूप से उस वाद विवाद को लंबा किया जाता है, जिसके कारण कोई भी विधेयक है वो पारित नहीं हो पाता है। इस कारण से इसको कहते हैं फिलीबस्टर, अर्थात अनावश्यक रूप से विधेयक को पारित होने में रोक कर लगाना फिलीबस्टर है। ये कैसे होता है? देखिए, फिलीबस्टर प्रक्रिया सीनेट के अंतर्गत, या यूँ कहें कि अमेरिका कांग्रेस के अंतर्गत ये नियम है कि किसी भी विधेयक के संबंध में वाद विवाद जब होता है तो किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस पर बहस नहीं कर सकते, और जब बहस होगी तो बहस के अंतर्गत किसी भी सदस्य को, सीनेट के सदस्य को ये कहकर नहीं रोका जा सकता कि आपका बोलने का ये निश्चित समय है। अर्थात जब किसी भी सदस्य को, किसी भी प्रतिनिधि को सीनेट के अंतर्गत वाद विवाद करने हेतु रोका नहीं जा सकता, उसके समय की कुछ लिमिटेशन नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी विधेयक या किसी भी प्रस्ताव को यदि सीनेटर चाहे कि हमें इसे प्रस्ताव को पारित नहीं करना है, तो सीनेट के कुछ सदस्य मिलकर उस पर अनावश्यक बहस या वाद विवाद संपन्न कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, और उसी की बदौलत क्या होता रहता है, वो विधेयक है वो अनावश्यक वाद विवाद में फंस जाता है और वो पारित नहीं हो पाता। ऐसी इस प्रक्रिया को सीनेट के अंतर्गत, अर्थात सीनेट के एक दोष के रूप में देखते हैं कि फिलीबस्टर है। फिलीबस्टर सीनेट का एक दोष है। दोष का मतलब विधेयक को वाद विवाद के समय अनावश्यक रूप से बहस की जाती है और नियम और कानून का गलत फायदा उठाया जाता है। इसका उद्देश्य अमेरिकन सीनेट के अंतर्गत किसी भी विधेयक को अच्छे से उसकी जानकारी हो, उस पर पूर्ण बहस हो, ताकि वो अच्छे से पारित और अच्छा सा कानून बन सके। लेकिन इस कानून को जिस रूप में लागू करने के लिए यह छूट दी गई बहस की, उसका दुरुपयोग कर लिया जाता है और उसी के बदौलत उसे अनावश्यक वाद विवाद किया जाता है, और उसी अनावश्यक वाद विवाद के कारण है ये प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। 1917 में चाहे शस्त्र अधिनियम हो, चाहे 1937 का एंटी जो बिल पेश किया था वो हो, ये सारे के सारे दोनों के दोनों विवाद ऐसे थे मुख्य रूप से अमेरिका के सीनेट में जो फिलीबस्टर की प्रक्रिया में चढ़े। 1937 में राष्ट्रपति विल्सन थे। विल्सन ने कहा कि ये अनावश्यक बहस, अर्थात विल्सन का कथन था कि अनावश्यक रूप से झूठी हदें पार करने वाले व्यक्ति अमेरिकन संविधान को कमजोर कर रहे हैं, ऐसा ही महसूस करवा रहे। अर्थात विल्सन का मानना था कि किसी भी विषय के संबंध में सारगर्भित या प्रासंगिक वाद विवाद न होकर अनावश्यक वाद विवाद किया जाता है, जिसके कारण से सीनेट का समय है वो जया होता है, खराब होता है। इससे किसी भी कानून का उचित मार्गदर्शन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि कुछ सीनेट के कुछ हठी व्यक्ति अनावश्यक रूप से वाद विवाद कर सीनेट का समय खराब करते और संविधान की गरिमा या अमेरिकन संविधान का जो अच्छा रूप है उसके ऊपर आक्षेप किया, बिंदु उठाते। तो ऐसी स्थिति में विल्सन ने एक दूसरे लिया कि समापन, क्लोजर, समापन विधेयक लाए। और समापन का अर्थ यह हुआ कि यदि सीनेट के 2/3 सदस्य, सीनेट के 2/3 सदस्य यदि ये पारित कर दें प्रस्ताव बहुमत के साथ कि अमुक विषय पर अन्य कोई वाद विवाद संपन्न नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्लोज हो जाएगा, अर्थात उस विषय से संबंधित होने वाला वाद विवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, समापन कर दिया जाएगा। तो विल्सन का यह कहना था कि अनावश्यक रूप से सीनेट में किया जाने वाला वाद विवाद, उसको रोकने की भी प्रक्रिया होनी चाहिए, और उसकी रोकने की प्रक्रिया के रूप में क्लोजर आया, समापन आया। लेकिन इसमें क्या समस्या हुई, समापन में भी सीनेट के 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। अब संख्या है 100,
100 में 2/3 सदस्यों की बहुमत प्राप्त करना सीनेट में अपने आप में कठिन कार्य है। तो ये 2/3 बहुमत है, ये अधिकांशतः प्राप्त नहीं हो पाता किसी विषय के संबंध में। ऐसी स्थिति में जिस उद्देश्य के साथ जो किया गया था वो पूर्णतः फिलिबस्टर को रोक नहीं पाया। और यही कारण है मिस्टर मॉरिस जो हैं 1968 में, या यूं कहें कि 1968 से पहले 1953 में, 1953 में मॉरिस ने कितने सीनेट में कितने समय तक 22 घंटे 6 मिनट किसी एक सीनेटर के द्वारा 22 घंटे 6 मिनट रिकॉर्ड लगातार अनावश्यक रूप से वाद विवाद करते रहे, बोलते रहे। अर्थात उसका उद्देश्य सीनेट के समय को खराब करना, और उसके कारण वो बिल पास नहीं हो पाए। अर्थात 10 या 11 सीनेटर मिलकर किसी भी विषय को ये चाहें कि हमें इसे पारित नहीं होने देना है, हठ धर्मिता करें, तो ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से वाद विवाद संपन्न कर दिया जाता है और उस अनावश्यक वाद विवाद के कारण वो विधेयक पारित नहीं हो पाता है। अतः वर्तमान समय में भी हम ये कह सकते हैं कि सीनेट की जो समस्या है फिलिबस्टर, इस पे क्लोजर समापन आ गया है, विल्सन के द्वारा समापन लाया गया, लेकिन 2/3 बहुमत सीनेट में प्राप्त करना आसान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में फिलिबस्टर एक प्रकार से राष्ट्रपति को धमकी देने का एक माध्यम भी है। यही कारण है कि 1968 में जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी थी तो राष्ट्रपति को कुछ सीनेटरों ने धमकी दी कि हम यह पारित नहीं होने देंगे, और उसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रपति ने वो प्रस्ताव वापस ले लिया। तो एक प्रकार से सीनेट के अंतर्गत ये फिलिबस्टर इसका दोष है, सीमाएं हैं, अर्थात ये अनावश्यक रूप से वाद विवाद का एक तरीका है, ये इसकी सीमा कहें, दोष कहें, ये बिंदु सीनेट के अंतर्गत आता है। तो इस सीनेट का जो हमने अध्ययन किया उच्च सदन के रूप में, हमने जाना कि अमेरिकन सीनेट के सीनेटर किस तरह से कार्य करते हैं और क्या इनकी सीमाएं हैं। अगली कक्षा में हम प्रतिनिधि सभा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।